हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रामर सीरीज में पढ़ने वाले हैं भविष्य की ओर, यानी फ्यूचर टेंस की तरफ। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस दोनों ही हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है और अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस को और आज कवर करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑलराइट देन, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। चलिए अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस दो तरीके से फ्रेम होते हैं। एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब विल को यूज करते हैं। दूसरा बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस गोइंग टू इस्तेमाल होता है। बी फॉर्म अकेले या फिर गोइंग टू अकेले इस्तेमाल नहीं होता, ये दोनों हमेशा साथ में ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जिस फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस के अंदर हम बी फॉर्म प्लस गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां हेल्पिंग वर्ब विल नहीं लगता है। अब हम पहले विल के सेंटेंसेस को पूरी तरीके से समझते हैं और शुरू करते हैं इसके फॉर्मुलेशन से। देखिए इसका फॉर्मुलेशन होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल या फिर शैल। अगर आप ध्यान दें तो मैंने फॉर्मुलेशन में शैल शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो मेन हेडिंग है वहां पर सिर्फ विल लिखा है। वो इसलिए क्योंकि शैल को मॉडर्न इंग्लिश में उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि शैल का यूसेज बहुत ही फॉर्मल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे यूज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि आई और वी के साथ ही शैल यूज होता है। इसके अलावा ही, शी, इट, दे, यू के साथ हमेशा विल यूज होगा, शैल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम अग्रेशन में बात कर रहे हैं या गुस्से में बात कर रहे हैं, उस केस में विल और शैल का यूज इंटरचेंज हो जाता है। यानी उस केस में आई और वी के साथ हम विल यूज करेंगे और यू, ही, शी, इट, दे के साथ हम शैल यूज करेंगे। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पर चूंकि विल को ही पकड़कर चल रहे हैं, जितने भी सेंटेंसेस के मैंने आगे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंने सब में विल ही यूज किया है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने जितने भी सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं वो फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किए हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सबके साथ अगर आप ध्यान दें तो विल रिमेन्स द सेम। यानी ऐसा नहीं है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो विल के साथ हम एस को ऐड कर देंगे। विल ही रहेगा, विल्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म है जैसे ईट, किल, गो, डू, बी, ये सभी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। यहाँ पर जो बी है, ध्यान दो कि बी यहाँ पर बी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। बी एक वर्ड की तरह, शब्द की तरह इस्तेमाल हो रहा है जिसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस दिखाना या प्रेजेंस, मौजूदगी दिखाना। यानी आई विल बी लेट टुडे, मैं आज लेट हो जाऊंगी। तो ये जो मैं होंगी, लेट होंगी, वो दिखाने के लिए बी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसको कभी भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर विल को यूज कर कर। अब हम समझते हैं दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि है बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस गोइंग टू। ये बी फॉर्म होती क्या है? वैसे तो मैंने पिछले टेंसेस के जो वीडियोस हैं उसके अंदर बताया है आपको कि बी फॉर्म क्या होती है। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर यूज होने वाली बी फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, और इन्हें गोइंग टू के साथ कंबाइन किया जाता है और वो कॉम्बिनेशन भी फ्यूचर सिंपल टेंस को ही दिखाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I am going to make cake. She is going to make cake. We are going to make cake. अगर आप ध्यान दें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है यानी is, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है यानी are। और I के साथ तो am पक्का साथी है ही, तो I के साथ am है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ is, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ are, और उसे हमने कंबाइन कर दिया है गोइंग टू के साथ। और ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस को ही दर्शाता है। यहाँ पर हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के दोनों ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है। अब बारी है ये समझने की कि फ्यूचर सिंपल टेंस में दो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते ही क्यों हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कब कब किस किस सिचुएशन में यूज होते हैं, और इन दोनों की मीनिंग क्या है। तो चलिए अब इसको समझते हैं।
अब दोनों की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम इन दोनों के यूसेज को समझते हैं। शुरू करते हैं विल से। अगर मैं कहूँ इट विल प्रोबेबली रेन टुनाइट, इसका मतलब है शायद मौसम ऐसा है कि लग रहा है कि रात को बारिश होगी। इस बात का सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है, एक आइडिया लगाया जा रहा है कि हो सकता है रात को बारिश हो। श्योरिटी नहीं है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वहीं अगर मैं बी प्लस गोइंग टू की बात करूं तो यहाँ पर भविष्य में सर्टेनिटी दिखाने की बात हो रही है। सर्टेनिटी का मतलब होता है जब किसी चीज को लेकर श्योरिटी ज्यादा होती है। यदि मैं कहूं इट इज गोइंग टू रेन, इसका मतलब ये है अरे जल्दी से भाग के अंदर आ जाओ, जितने भी कपड़े बाहर सूख रहे हैं अरे सबको अंदर लेकर आ जाओ, दिखाई नहीं दे रहा कितने बादल गिर आए हैं, कितने काले घने बादल हैं भाई, किसी भी वक्त बारिश गिर सकती है। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में बारिश होने की जो संभावना है वो 10 से 99% हो गई है। अब फ्यूचर की बात है, हमें नहीं मालूम कि बारिश होगी ही या नहीं होगी, लेकिन ये जो हमारा अंदाजा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा श्योरिटी जिस चीज को लेकर हो रही हो उस केस में हम हमेशा बी फॉर्म प्लस गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर हमें अपनी तरफ से कोई डाउट नहीं है, वी आर श्योर कि ऐसा होने ही वाला है। ठीक है, बाकी तो सब इंद्रदेव की कृपा है। चलिए अब हम इसका दूसरा यूसेज समझते हैं। विल का दूसरा यूसेज होता है बात करते समय जब हम कोई डिसीजन ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल बाय यू अ न्यू ड्रेस, मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस दिला दूंगी या दिला दूंगा। वही वी प्लस गोइंग टू का इस्तेमाल होता है जब हम डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं और बाद में उसको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बाय यू अ न्यू ड्रेस। क्या एक्चुअल में समझ में आ गया? नहीं आया होगा। वेल जब मैंने इसका मीनिंग बताया डेफिनेशन के तौर पे वो तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो एग्जाम्पल दिए हैं वो अपने आप में पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहे होंगे। डोंट वरी, अब क्लैरिटी देंगे। ये पूरा कॉन्वर्सेशन देखो। पापा माई ड्रेस इज ruined, यानी मेरी ड्रेस जो है पापा वो खराब हो गई है। छोटी बच्ची है और रोने लगी कि पापा मेरी ड्रेस खराब हो गई है। तो पापा ने क्या जवाब दिया? ओ माय डियर, तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई है, डोंट वरी, आई विल बाय यू अ न्यू वन। चिंता मत करो बेटा, रो मत, मैं तुम्हें एक नई ड्रेस दिलवा दूंगा। तो यहाँ पर ड्रेस खरीदने की जो सिचुएशन है वो पहले से नहीं है, क्योंकि बिटिया रानी रो रही थी, उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, पापा से देखा नहीं गया, तो उन्होंने उसी वक्त ये डिसीजन लिया, कोई बात नहीं बेटा, अगर ड्रेस खराब हो गई इट्स ओके, मैं आपको एक नई ड्रेस दिलवा दूंगा। ऑलराइट, दूसरी सिचुएशन देखिए। हे, इट इज योर बर्थडे नेक्स्ट वीक एंड आई एम गोइंग टू बाय यू अ न्यू ड्रेस। इस केस के अंदर जो ड्रेस खरीदने का डिसीजन है वो पहले से ही ले लिया गया है। हालांकि ड्रेस अभी तक खरीदी नहीं गई है, खरीदी जाएगी, लेकिन ये जो एक्शन फ्यूचर में होगा उसको करने का डिसीजन पहले ही ले लिया गया है। यानी डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन टेकन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या अब ये दोनों एग्जाम्पल्स अपने आप में क्लैरिटी देते हैं? आई एम श्योर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हमको विल का यूज करना होता है और कब बी फॉर्म प्लस गोइंग टू यूज होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने देख लिया है, सेकेंड से शुरुआत करते हैं। आई होप ही विल पास हिज टेस्ट। इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर एक होप है, एक उम्मीद है, एक पॉसिबिलिटी है कि वो शायद अपना टेस्ट पास कर लेगा। यानी श्योरिटी नहीं है, मे बी इसलिए क्योंकि ढंग से पढ़ाई नहीं है, ढंग से तैयारी नहीं है, इसलिए बस एक उम्मीद है, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी कि शायद अपना टेस्ट पास कर लेगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखो। लुक एट द वे ही इज स्टडिंग, ही इज गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। इसका मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट की बात हो रही है वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और जितनी मेहनत वो कर रहा है उसे देखकर ये यकीन हो रहा है कि उसके एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। यानी एक सर्टेनिटी है, क्योंकि हमने एक प्रोसेस को देखा है, विटनेस किया है कि बहुत मेहनत की जा रही है, तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर से विल के एग्जाम्पल पर आते हैं। दे विल प्रोबेबली कम टुनाइट, नॉट श्योर, यानी शायद कुछ गेस्ट्स आने वाले हैं लेकिन
50-50 मामला है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर श्योरिटी बिल्कुल नहीं है। वही सर्टेनिटी का एग्जाम्पल देखिए, दे कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, दे आर गोइंग टू कम टुनाइट, वेरी श्योर, सर्टेन। इस केस के अंदर रात में जो मीटिंग होने वाली है वो सुबह ही कॉल करके कंफर्म कर दी गई है कि देखो हम मिलने आने वाले हैं आज रात को, तो हमारे लिए सारा खाना पीने की व्यवस्था बढ़िया तरीके से कर देना क्योंकि हम आ रहे हैं मिलने। तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, सर्टेनिटी है। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। अब दूसरे यूसेज का एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम बात करते समय डिसीजन लेते हैं उसके अंदर हम विल यूज करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिले और फ्रेंड से बात करते करते, अरे यार सुनना यार लद्दाख चलेंगे यार, कितने दिन हो गए हम लोगों को आउटिंग करे हुए, लद्दाख चलेंगे। नाउ ये लद्दाख जाने का प्लान जो है आपने बात करते करते बनाया है, पहले से आपके दिमाग में नहीं था, लेकिन चूंकि इतने दिनों बाद आप अपने फ्रेंड से मिले हो, एक एक्साइटमेंट ही अलग रहती है, एक जोश ही अलग रहता है कि फिर से पुराने कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स मिले हैं और फिर कहीं तफरी करने जाएंगे। तो यहाँ बात करते करते आपने एक डिसीजन ले लिया है, ये डिसीजन पहले से नहीं लिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि ये सिचुएशन पर एक तरीके का रिएक्शन है कि यहाँ पर फ्रेंड से मिले, इतना ज्यादा खुशी है और उसका रिएक्शन ये है कि यार लद्दाख चलेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Hey, I am so cold. Okay, I'll put the heater on. यहाँ पर एक इंसान को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो उसके रिएक्शन में दूसरे ने कहा, अच्छा तुम्हें ठंड लग रही है, डोंट वरी, मैं अभी हीटर चालू कर देता हूँ। वही बी फॉर्म प्लस गोइंग टू में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बात करने से पहले ही डिसीजन लिया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हे आई एम सो कोल्ड, आई एम गोइंग टू पुट द हीटर ऑन। इस केस में मान लो मुझे ही सर्दी लग रही है, तो मैंने डिसीजन ले लिया है कि भाई इतनी ठंडी है, हीटर तो ऑन करना ही पड़ेगा। बस मैं दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि सुनो सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं तो भैया हीटर ऑन करने के लिए जा रही हूँ। विल के केस में अगर हम समझें तो एक इंसान को सर्दी लग रही है और उसे ठंड में देख के फिर दूसरे ने एक तरीके का रिएक्शन दिया है कि अच्छा सर्दी लग रही है, रुको मैं जरा हीटर ऑन कर देता हूँ। इसमें उस व्यक्ति ने पहले से हीटर ऑन करने का डिसीजन नहीं लिया होता है, लेकिन दूसरे केस के अंदर डिसीजन लिया जा चुका है, अनाउंस बाद में हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू वॉच द मूवी, ओके आई विल टेक यू टू द थिएटर टुनाइट। अगेन दो लोगों की बात हो रही है, एक ने कहा मुझे मूवी देखनी है, तो दूसरे ने कहा अच्छा तुम्हें ये मूवी देखनी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज शाम के शो में तुमको ले चलूंगा, ठीक है, हैप्पी। तो यहाँ पर अगेन ये रिएक्शन आ रहा है, यानी पहले से मूवी देखने का कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी डिसीजन नहीं है, बट सिंस एक रिएक्शन दिया गया कि अच्छा इसको मूवी देखनी है, ठीक है आज का प्लान बना लेते हैं। वही हम बी फॉर्म से एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नो यू वॉन्ट टू वॉच द मूवी, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द थिएटर टुनाइट। इस केस के अंदर मूवी जाने का प्लान पहले से ही बन चुका है कि भाई मुझे पता है कि तुम्हें ये मूवी देखनी है, इसीलिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली है कि आज रात में इस मूवी को देखने हम चलेंगे। यानी प्लान पहले से ही बन चुका है, डिसीजन लिया जा चुका है, अब उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना बाकी है। आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम विल और बी फॉर्म प्लस गोइंग टू का यूसेज किस किस तरीके से करते हैं। यहाँ हम दोनों ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देख लेते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। मैंने अपने आप को विंडो के बाहर कर दिया है ताकि आपको ये पूरी स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे। यहाँ मैंने विल और बी फॉर्म प्लस गोइंग टू के कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए हैं, ये हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, ये हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव WH फैमिली क्वेश्चंस, इसके अलावा WH फैमिली क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। ओके सो मैं स्क्रीन में वापस आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में कोई डाउट रह भी गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कॉन्वर्सेशन है स्टूडेंट और टीचर की। स्टूडेंट बोल रहा है मैम यू आर नॉट ऑडिबल, यानी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही। तो मैम ने जो बात कही होगी इस पर वो क्या कहा होगा? ऑप्शंस हैं, ओके,
आई विल स्पीक लाउडर, या फिर ऑप्शन बी, ओके, आई एम गोइंग टू स्पीक लाउडर। दोनों में से क्या होगा? करेक्ट, ऑप्शन ए, ओके, आई विल स्पीक लाउडर। मैंने आपको बताया है कि विल का इस्तेमाल तभी होता है जब हम डिसीजन लेते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी तेज बोलने का जो विचार है वो हमारी टीचर के दिमाग में पहले नहीं आया, क्योंकि बच्चे को प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए टीचर ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, इट्स ओके, मैं और ऊंची आवाज में बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हे, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? यानी इस हफ्ते के अंत में तुम क्या कर रहे हो? ऑप्शन देखते हैं। नथिंग, आई विल प्रोबेबली स्टे होम, यानी पता नहीं, शायद मैं घर पे ही रहूं। बी ऑप्शन, नथिंग, आई एम गोइंग टू स्टे होम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई एम गोइंग टू यानी गोइंग टू प्लस बी फॉर्म इस्तेमाल होती है सर्टेनिटी को दिखाने के लिए। तो अगर सर्टेनिटी दिखाई जा रही है तो यहाँ पर हमने नथिंग कैसे बोला? यानी एक बार तो बोल रहे हैं पता नहीं और दूसरी बार बोल रहे हैं मैं घर पे ही रहने वाला हूँ। कुछ मैच है इस बात का? नहीं। यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि नथिंग, आई विल प्रोबेबली स्टे होम, ये एक पॉसिबिलिटी दर्शाता है कि यार अभी तक तो कुछ डिसाइडेड है नहीं, शायद घर पे ही रहूं। वहीं दूसरे ऑप्शन में नथिंग और सर्टेनिटी का एक्सप्रेशन साथ साथ आ रहा है, जो इस बात को कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं देता है। वहीं अगर यहाँ लिखा होता आई एम गोइंग टू स्टे होम दिस वीकेंड, तो वो बात ज्यादा लॉजिकल होती। आई एम श्योर यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। What have you decided about the flat? ए ने पूछा है कि फ्लैट को लेकर तुमने क्या डिसीजन बना लिया है, तो बी का क्या जवाब सही रहेगा? ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन बी वाला? वी विल बाय इट, वी आर गोइंग टू बाय इट। करेक्ट, ऑप्शन बी, वी आर गोइंग टू बाय इट, क्योंकि क्या डिसीजन बना लिया है, तो ये डिसीजन जो है वो बी अनाउंस करेगा ना कि भाई हमने फ्लैट लेने का सोच लिया है। तो डिसीजन पहले ले लिया है, बस बताया अब है, यानी डिसीजन टेकन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू श्योर अबाउट इट? मे बी फ्लैट के लिए फिर से पूछा जा रहा है कि तुमने इस फ्लैट को लेने का डिसीजन बना लिया है, तुम श्योर तो हो ना, पक्का? ऑप्शंस देखते हैं। यस, आई नो इट विल वर्क, यस, आई नो इट इज गोइंग टू वर्क। कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट, ऑप्शन बी, यस, आई नो इट इज गोइंग टू वर्क। जब हम यस बोल रहे हैं तो अगेन वो एक सर्टेनिटी को दिखाता है। जिस तरीके से पिछले एग्जाम्पल में नथिंग और सर्टेनिटी साथ साथ लॉजिकली नहीं बैठते हैं, उसी तरीके से इस एग्जाम्पल में यस और सर्टेनिटी लॉजिकली बिल्कुल साथ साथ बैठते हैं कि हाँ, मुझे पता है ये काम करेगा। इसे कुछ इस तरीके से समझो। यस, आई नो इट इज गोइंग टू वर्क, मुझे पता है ये जरूर काम करेगा। वहीं अगर मैं कहूँ यस, आई नो इट विल वर्क, हाँ, मुझे पता है ये काम करेगा, क्या एक्सप्रेशन मैच कर रहा है क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें यस के साथ ही सर्टेनिटी को शो करना है, और वो होगा आई नो इट इज गोइंग टू वर्क ऑप्शन से। नाउ आई एम श्योर कि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस के सभी कॉन्सेप्ट्स अभी तक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट कर कर मुझसे पूछना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं हमेशा आपके डाउट्स को आंसर करती हूँ, चाहे मुझे उसे कमेंट कर कर आंसर करना हो, चाहे मुझे उसके लिए शॉर्ट बनाना हो, या कोई सेपरेट वीडियो ही क्यों ना बनाना हो, लेकिन मैं आपके डाउट को क्लियर जरूर करती हूँ। तो मेक श्योर अगर आपको डाउट है तो वो आप जरूर मुझसे पूछें। तो स्टूडेंट्स, इसी नोट पर हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अपना ढेर सारा ध्यान रखना है, एंड हैप्पी लर्निंग।